Good evening, ma'am. सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 1857 का रिवोल्ट आगे से। लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी 1857 का रिवोल्ट शुरू कर चुके हैं। वहां पर हमने ये देखा था कि 1857 के रिवोल्ट के मेजर रीजन यानी क्या वजह थी। तो मैंने बताया था बेटा ये ऑलरेडी आपको सारी चीजें पता है क्योंकि पिछले चैप्टर्स में काफी सारी चीजें कनेक्टेड हैं। ठीक है, पहला रीजन जो था वो ये था कि नवाब लूज देयर पावर। वो अभी अभी स्नेहा ने बताया हम लोगों को कि नवाब धीरे धीरे अपनी पावर खोने लगे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स कैप्चर करने लगे थे सारी जगहों को। कभी सब्सिडरी अलायंस का बहाना देते थे, कभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का बहाना देते थे, कभी वो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी का बहाना देते थे। एंड दे यूज्ड टू से कि नहीं आप अपना नहीं चला पा रहे हैं किंगडम, आपका किंगडम हम चलाएंगे। ऐसा उन्होंने बहुत लोगों के साथ किया। अवध यानी जो प्रेजेंट डे लखनऊ, उसको उन्होंने ये कह के कैप्चर किया कि तुम लोग अवध का जो किंग है, अवध का जो नवाब है, किंग तो एक ही होता था पूरे इंडिया में, मुगल किंग। अवध का जो नवाब है वो अच्छे से नहीं चला पा रहा है अवध को, और माल एडमिनिस्ट्रेशन यानी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, तो अब इसको कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ही चलेगी। फिर वो एक पॉलिसी लाके आए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके चलते जिसका अपना रियल खुद का बच्चा नहीं है, उसका बच्चा वो उसकी किंगडम छीन जाएगी, यानी वो लास्ट किंग होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई रियल सन नहीं है तो मेरे बाद फिर जिसको भी मैं गोद लूंगी उसको राइट नहीं है किंग बनने का। तो झांसी की जो रानी थी, उनका जो बच्चा था दामोदर राव, वो उनका एक्चुअल बेटा नहीं था, गोद लिया था। तो वो भी उन्होंने अवध वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि नहीं हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो झांसी की रानी के बाद में ये वाली किंगडम भी ब्रिटिशर्स को चली जाएगी क्योंकि इनका अपना कोई बच्चा मैम वो आप कह रहे हो इन्होंने जब रूल्स डालना शुरू किया तो किसी ने उनके अगेंस्ट नहीं बोला कि हु आर यू टू रूल हमारी किंगडम नहीं को नहीं बताएं? बोला, क्योंकि उस वक्त हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम में थे और आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, करेक्ट। तो अंग्रेजों का तो सबसे बेस्ट कौन सी टेक्निक थी, याद दिला। मैम डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल। तो क्या होता था कि मैसूर की लड़ाई चलती थी किससे, मराठा से। तो वो मैसूर और मराठा कभी इस तरफ हो जाते कभी उस तरफ हो जाते। सिमिलरली राजपूताना में भी बहुत सारे लोगों की लड़ाई आपस में चल रही थी, तो उसमें भी वो यही करते, कभी एक की तरफ कभी दूसरे की तरफ लड़ा देते और बीच में फिर दोनों को ही कब्जा कर लेते। तो ब्रिटिशर्स ने 200 सालों में तकरीबन बहुत बड़ी अपनी आर्मी इकट्ठा कर ली, बहुत पावरफुल हो गए वो लोग, तो इतना आसान नहीं था उनको हटाना किसी एक लॉर्ड के लिए। ऑल्दो कोशिश तो हर जगह की गई है, कोशिश बैटल ऑफ प्लासी में भी हुई है, बैटल ऑफ बक्सर में भी हुई है, करेक्ट। यस लेकिन मैम। इसमें से कुछ भी हम जीत नहीं सके, सारा हम हार ही गए। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास मॉडर्न वेपन्स थे, हम लोग भाला वाला तलवार वलवार लेके लड़ते थे। दे यूज्ड टू हैव बंदूक ना बड़ी बड़ी, और उनके पास अच्छे क्वालिटी वेपन्स, उनकी डिसिप्लिन्ड फोर्स होती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी उनको। ये सब चीजें हमने उन्हीं से तो सीखी है? तो इस तरह से वो हमसे काफी आगे थे वेपन और लड़ाई झगड़े में, और प्लस हमारे अंदर यूनिटी भी नहीं थी। तो 1857 रिवोल्ट का, अभी जब ये रिवोल्ट फेल होगा, क्योंकि अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं कि रिवोल्ट हुआ ही क्यों, तो जब हम ये पढ़ेंगे कि रिवोल्ट का रिजल्ट क्या आया तो हम ये रियलाइज करेंगे कि एक्चुअली रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं रहा। हम हमारा हमने उनके खिलाफ जो विद्रोह किया उसको उन्होंने कुचल दिया क्योंकि उनके पास ज्यादा फोर्स थी। और एक नेगेटिव पॉइंट ये रहा कि हम यूनाइटेड नहीं थे, तभी ये भी एक रीजन है कि हम ये रिवोल्ट जीत नहीं सके, हम उन्हें भगा नहीं सके। तो फिर 200 सालों से चलती चली आ रही गुलामी, लोग परेशान हो गए। तो 1857 तक आते आते नवाब लोगों को ऐसा लगा कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना चाहिए क्योंकि उनकी बहुत सारी पावर चली गई थी, उनकी किंगडम वगैरह छीन गई थी। तो नाउ दे वर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि जैसे ही मौका मिलेगा हम जरूर इनके खिलाफ जो भी किया जाएगा नेगेटिव मतलब विद्रोह, वो हम जरूर करेंगे। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि नवाब लोगों की पावर छीन गई, तो नवाब लोगों ने, बहुत सारे नवाब लोगों ने 1857 के रिवोल्ट को सपोर्ट किया। वरना तो वो अंग्रेजों की तरफ से भी लड़ सकते थे, लेकिन वो हमारी तरफ से लड़े, यानी बागियों की रिवोल्यूशनरीज की तरफ से लड़े। क्यों लड़े? बिकॉज उन्हें भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो उनकी जो जागीर है, उनकी जो किंगडम है, वो एक तरह से उन्हें पावर वापस मिल सकती है, क्योंकि अंग्रेजों के रहते तो दे वर नॉट रेडी टू गिव पावर टू एनीवन। अगला जो रीजन था वो था पीजेंट्स एंड सेपॉयज का, कि हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में फार्मर्स की कितनी बुरी सिचुएशंस कर रखी थी ब्रिटिशर्स ने। फिक्स्ड परमानेंट सेटलमेंट, इज्जतदारी से, महलवारी, रयतवारी, इस ये बहुत तरह की तरीके हैं जिनसे वो टैक्स वसूलते थे किसान।
सारे तरीके मैंने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, लेकिन इन सारे तरीकों में एक चीज कॉमन, क्या कॉमन थी कि अंग्रेज चाहते थे कि मैक्सिमम टैक्स पीजेंट उनको दे, यानी किसान जितना भी उगाता है उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा वो किसे दे, अंग्रेजों को दे। और यही रीजन है कि किसान की हालत बहुत खराब रहती थी, उसके घर में खाने के लिए खाना नहीं होता। वो लोग भी बहुत गुस्सा रहते थे कि जब से अंग्रेज आए तब से हमारी हालत बहुत खराब चल रही है। अगला है सिपॉइज। सिपॉइज वो लोग हैं जो अंग्रेजों ने अपनी आर्मी में जिनको भर्ती किया हुआ है। ये लोग हैं इंडियन, लेकिन ये लोग भी बहुत परेशान है। ये लोग क्यों परेशान है? क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें अपनी में भर्ती तो किया हुआ है अपने आर्मी में, लेकिन ये लोग उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें अच्छा खाना नहीं देते। अंग्रेज जो सिपाहीज है उनको अच्छा खाना मिलता है, इन जो इंडियन सिपाहीज है उनको बढ़िया खाना नहीं मिलता, उनकी रहने की जगह उतनी बढ़िया नहीं है, उनकी यूनिफॉर्म बेकार है, उनको अलाउंस नहीं मिलता। अलाउंस का मतलब जैसे दिवाली पे अलाउंस मिलता है, नहीं मिलता कंपनी से, डैडी कभी बताते होंगे बोनस मिलता है ये वो। अरे बताया कभी किसी को? बोनस या अलाउंस एक तरह का जैसे भत्ता होता है, जब आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया जाता है, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, तुम कंपनी में 8 घंटे काम करते हो, फिर तो कंपनी किसी बोलेगी क्या नहीं आपके 10 घंटे की जरूरत है। तुमने 10 घंटे काम किया तो कंपनी बोलेगी नहीं तुमने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, चलो हम तुम्हें पैसा दे देते हैं। अब कंपनी क्या करती थी, जो ये वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये सिपाहीज को ले जाती थी दूर दूर वॉर कराने। कभी अफगानिस्तान ले गए, कभी साउथ अफ्रीका ले गए, लेकिन अलाउंस के नाम पर उन्हें कुछ नहीं देती थी। तो बेचारे महीनों अपने घरों से दूर रहते थे, लेकिन पैसा कुछ नहीं मिलता था एक्स्ट्रा। इनफैक्ट जो सैलरी ऑलरेडी उन्हें मिलती थी वो भी बहुत कम थी। तो इस वजह से सिपॉइज को ऐसा लगता था कि उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रही है कंपनी, यूरोपियंस के साथ में अलग तरह का ट्रीटमेंट करती है और हमारे साथ में अलग तरह का ट्रीटमेंट करती है। तो एक तरह से वो ये चीज भी सोचते थे कि हमारे साथ कलर का भेदभाव करती है, क्योंकि हम काले हैं। क्योंकि कंपनी के लोग क्या बोलते थे कि आप ब्राउन स्किन हो, है कि नहीं? तो ब्राउन स्किन हो, तुम लोग अनसिविलाइज्ड हो, पढ़े लिखे नहीं हो, गंवार हो, सारी चीजें तो तुम्हें हम ही बता रहे हैं, इस तरह की बातें करते थे company के लोग। तो सुनने में बहुत बुरी लगती थी कि क्या हम इतने पिछड़े हैं कि हमारे कोई वैल्यू नहीं है, हमसे कह रहे हैं कि तुम काले हो, व्हाइट लोग कितने अच्छे होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं। इस तरह का बर्ताव कंपनी के ऑफिसर्स करते थे। तो सिपाहीज भी बहुत परेशान हो गए। तो तो बैटल ऑफ प्लासी यानी 1757 से 1857, 100 सालों का समय बीत चुका है। और 100 सालों में जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका जो ओरिजिनल फेस है वो सबको दिख गया है। एंड नाउ दे नो कि वो एक्चुअली हमें इक्वल मानते भी नहीं है। वो ये सोचते हैं कि ये तो ब्लैक और ब्राउन स्किन है, हमसे नीचे है, हमेशा हमसे नीचे ही रहेंगे। दूसरा, ये हमारे हमारी हमें प्रमोट करने के लिए कुछ करना नहीं चाहते। यानी वो लोग अगर एजुकेशन भी देते थे हम लोगों को, तो उनका एक ही पर्पज होता था कि बड़े होकर के ये लोग हमारे गुलाम बने। ऐसा भी नहीं कि वो हमें एजुकेट करना चाहते थे ताकि बड़े होकर के हम लाइफ में कुछ अच्छा करें। तो उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं थे। तो लोगों को ये धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी कि नहीं, ब्रिटिशर्स एक ऐसी अच्छी फोर्स नहीं है जिनके अंडर हम रहना चाहेंगे। और 1857 तक आते आते चीजें और बिगड़ गई, क्योंकि कुछ ऐसे किंगडम्स को ये अनेक्स करने लगे जो जस्टिफाइड नहीं था। जैसे अवध को सब्सिडरी अलाई तो अवध कब से बना है? बैटल ऑफ बक्सर से ही अवध इनका सब्सिडरी अलाई है। लेकिन सब्सिडरी अलाई में अगर याद हो तो आपको किंग एक रेजिडेंट रहता है किंगडम में, किंगडम को अपनी आर्मी रखने की परमिशन भी नहीं होती है, लेकिन किंग ही शासन करता है ना, भले ही रेजिडेंट से पूछ पूछ के, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी तो किसके पास होती है? किंग के पास ही होती है ना, किंग ही चलाता है ना, कम से कम नाम के लिए ही सही। सब्सिडरी अलायंस में किंग का रोल होता है, करेक्ट। लेकिन अगर आप किसी को अनेक्स कर लेंगे, हड़प लेंगे, तो फिर आपने उसकी किंगडम पूरी ले ली, तब तो किंग हटा दिया ना आपने वहां से। तो अब इन्होंने अवध के साथ में वो किया कि अब हम उसको अनेक्स कर लिया, उसको बोला कि तुम अब किंग ही हट जाओ यहाँ से, सब्सिडरी अलायंस छोड़ो, अब हम तुम्हारी पूरी किंगडम ही हड़प ले रहे हैं। सेम चीज रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी उन्होंने किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, कि हम तुम्हारी किंगडम हड़प लेंगे। तो इस बात से बहुत ज्यादा ये लोग गुस्सा हो गए, और इन लोगों ने फिर प्लान किया कि हम 1857 का रिवोल्ट करेंगे। तीसरा जो रीजन था वो था रिस्पॉन्स टू द रिफॉर्म। यूरोपियन सोसाइटी बहुत पढ़ी लिखी थी। वो लोग जैसे विडोज की रिमैरिज है, जो कि इंडियन सोसाइटी में नहीं होती थी उस वक्त। विधवा लोगों की दूसरी शादी नहीं होती थी, लेकिन इंडिया में ये चीज ब्रिटिशर्स के लिए ये चीज कॉमन थी, क्योंकि उनके यहाँ विडो की मैरिज होती थी। एट द सेम टाइम बच्चों की मैरिज इंडिया में बहुत ज्यादा होती थी उस वक्त, यानी छोटी बच्चों की शादी कर देते थे। लेकिन ब्रिटेन में कानून था, एक एज के नीचे बच्चों की शादी नहीं हो सकती थी। तो धीरे धीरे, और प्लस सती, इंडिया में उस वक्त सती होता था, यानी आपकी हस्बैंड के मरने के बाद आपको भी चिता पर चढ़ना होता था। लेकिन ब्रिटेन में ये सब नहीं होता था। तो ये सारी चीजें उन्होंने इंडिया में आए और उनको बंद करने की कोशिश करी। उन्होंने बोला सती को बंद करो,
और विडो मैरिज है उसको शुरू करो, और तो ये सारी चीजें हम लोगों के लिए बहुत नई थी। तो सिंस वो सारे काम गलत ही करते थे, तो इन चीजों को भी लोगों ने गलत ही लिया। उन्होंने इन लोगों ने इस तरह से लिया इन चीजों को कि हमें क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, हमारी पूरी परंपरा, हमारी जो भी कल्चर है, ये से बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो इसीलिए लोगों ने इस रिफॉर्म को भी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऑल्दो उनके रिफॉर्म्स कुछ अच्छे थे, जैसे बच्चों की जो मैरिज है उसका एज बढ़ा देना, विडो की मैरिज को दोबारा कर देना, या फिर सती को बंद करना, ये पूरी चीजें नहीं है। लेकिन सिंस उनके इरादे कभी अच्छे नहीं रहे हैं, तो उनकी किसी बात पे किसी को भरोसा नहीं होता था, समझ गए ना? एक बार कोई किसी के ऊपर भरोसा खो देगा तो दोबारा उसकी मैम सही तो बात उनको नहीं। ये चेंज क्यों करना था? उनको ये चेंज क्यों करना था? क्योंकि उससे वो उनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता था, क्योंकि ये सती लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्हें क्रिटिसाइज करते थे कि ब्रिटिशर्स के अंडर इंडिया में इतने सारे लड़कियों को जलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो लोग ही हमें रूल कर रहे थे, तो यहाँ पर जो भी सतीवती होता था वो लोग ही उसके लिए जिम्मेदार थे। प्लस वो उनको ये लगता था कि हम लोग बारबरिक है, बारबरिक का मतलब जंगली है, और हमें बिल्कुल भी आता नहीं है रूल करने, हमें सोसाइटी के बारे में, हमें शहर में रहना नहीं आता, हम गंवार है। सो दे थॉट कि वो हमें कुछ चीजें सिखा देंगे, इसलिए भी वो चीजें रिफॉर्म करना चाहते थे। प्लस उस वक्त इंडिया में कुछ लोग थोड़े पढ़े लिखे थे, तो ब्रिटिशर्स को इसके पास वो लोग इस तरह का रिक्वेस्ट लेके जाते थे कि सर देखिए क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में, जिन्हें हम पढ़ा लिखा या मिडिल क्लास लोग बोलते हैं। तो उनको इंग्लिश भी आती थी, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, राजा राम मोहन रॉय हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए। तो इन सब की जो बातें वो सुनते थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि ये लोग थोड़े पढ़े लिखे थे, उनसे बात करने का अकल था इनको। तो वो लोग भी बोलते थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सती के अगेंस्ट बोला, उन्होंने बोला सती बंद होना चाहिए। तो राजा राम मोहन रॉय की वजह से ही ब्रिटिशर ये कानून लेकर के आए कि उन्होंने सती के सिस्टम को बैन किया, समझ गए? तो ऐसा नहीं है, इंडियंस का भी रोल था, लेकिन इंडियंस अब उन लोगों तो फसाड रखते थे। फसाड का मतलब कि बाहर से दिखाते थे बड़े अच्छे हैं, तो जब हमारे रिफॉर्मर्स जाते थे, कहते थे देखिए फला फला जगह सती हो रही है, कितनी गलत बात है, तो ये लोग भी बोलते थे हाँ हाँ ठीक है हम सती बैन कर देंगे। तो वो उनको उनका कुछ नहीं जाता था इन रिफॉर्म्स को करने में, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें तो इंडिया से पैसा चाहिए ना, अरे समझ रहे हो, उन्हें तो पैसा चाहिए था। वो सोचते थे चलो बढ़िया है, दो चार काम इनके लिए हम लॉ वगैरह बना देंगे, ये लोग खुश रहेंगे, बेवकूफ बने रहेंगे, तो मैंने और लूट लेंगे थोड़ा। अरे समझ रहे हो? यस यस मैम। और उनको ये भी लगता था कि अगर हम इनके इनके जैसे रूल्स लेके आएंगे तो ये लोग हमें अपनी गवर्नमेंट मान लेंगे, कभी हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि जब भी आवाज उठाएंगे तो ये सोचेंगे अरे इन्होंने सती बैन किए, कितने अच्छे लोग हैं। तो एक तरह से वो थोड़ा मिक्स एंड मैच करते थे, कैरेट एंड स्टिक वाला काम, कि कुछ अच्छा कर दिया थोड़ा सा जिसमें उनका कोई नुकसान नहीं है, वो थोड़ा सा अच्छा कर दिया, और फिर बहुत सारा नेगेटिव कर दिया। तो इंसान कंफ्यूजन में ही रहता था। ऐसे मिलो ऐसे लोगों से जो समझ नहीं आ पाता अच्छे हैं कि बुरे हैं। तो यस मैम। कुछ ऐसा ही था उनका, कि उन्होंने, वो इतने चालाक थे कि कुछ चीजें वो ऐसी कर देते लेकिन वो वही चीजें अच्छी करते थे जिसमें उनका कोई नुकसान, अगर उनका कोई नुकसान हो रहा है, उनके पैसे का नुकसान हो रहा है, तो वो ये सब चीजें नहीं करते। तो इस तरह का ये नहीं सोचते थे कि हम उनके लोग हैं, इस तरह से उन्होंने कभी नहीं सोचा। तो ये रीजन थे 1857 के रिवोल्ट के, जो मैंने लिखने के लिए भी दिए थे तुम लोगों को, करेक्ट? यस मैम। तो ये आई होप लिख लिए होंगे, जिन्होंने नहीं लिखे हैं वो अब लिख लो। अब आगे चलते हैं, थ्रू द आईज ऑफ पीपल, यानी लोग कैसे देख रहे हैं। टू गेट अ ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, किसी चीज की झलक देखने के लिए, ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल, हम स्टडी 1 एंड 2 के सोर्सेस को रीड करते हैं। दैट यू हैव टू रीड इन होम, या आपका होम, गो एंड रीड। एंड ये वो कुछ ऐसी इंसिडेंट्स लिखे हुए हैं जिससे आपको पढ़ के पता चलेगा कि किस तरह से उस वक्त लोग सोचते थे, ठीक है? ये एक फोटो है जिसमें रेबल सिपॉइज है, मेरठ की है ये फोटो। उसमें जो सिपॉय, मेरठ में उस वक्त एक कैंटोनमेंट था, छावनी थी ब्रिटिशर्स की, वहां पर सिपाही रहते थे। वो ऑफिसर्स को अटैक कर रहे हैं, उनके घर पे जा रहे हैं, बिल्डिंग्स को आग वगैरह लगा रहे हैं। ये 1857 के रिवोल्ट के समय हुआ है। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि म्यूटनी एक पॉपुलर रेबेलियन कैसे बनी, ठीक है? यानी ये 1857 का रिवोल्ट अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया। Though the struggle between the ruler and the ruled is are not unusual, हमेशा ही ऐसा होता है कि जो लोग सरकार में बैठे होते हैं, पावर वाली पोजीशन पे होते हैं, और जो लोग उनके नीचे होते हैं, उनके बीच में, यानी कॉमन जनता और सरकार के बीच तो हमेशा ही चलता रहता है ना, 36 का आंकड़ा। उनको उनकी बात पसंद नहीं आती, उनको उनकी बात पसंद नहीं आती। लेकिन कभी कभी ये स्ट्रगल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये एक सिविल वॉर यानी पॉपुलर रेजिस्टेंस जैसा रूप ले लेता है, जिसमें लोग सड़कों पर उतर आते हैं और वो इस कोशिश में लग जाते हैं कि अब तो हमें तख्ता ही पलट देना है,
A very large number of people begin to believe that they have a common enemy. ब्रिटिशर्स की हरकतों के चलते धीरे धीरे 100 सालों के अंतर में बहुत सारे लोग ये बिलीव करने लगे कि ब्रिटिशर्स हमारे क्या है, कॉमन एनिमी, समझ गए। और वो ये चाहते थे कि क्योंकि ये सबको ही परेशान कर रहे थे, फार्मर्स को परेशान कर रहे थे, लॉर्ड लोगों से उनकी किंगडम ले ली, सिपॉइज को पैसा नहीं देते थे, और जो वो रिलीजन में रिफॉर्म करते थे वो उसको ऑर्थोडॉक्स लोग पसंद नहीं करते थे कि हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हो। तो कोई भी सेक्शन, सोसाइटी का कोई भी सेक्शन उनसे खुश नहीं था, सबको लग रहा था कि ये, और वो पैसे भी लूट लूट के ले जा रहे थे इंडिया से। तो एक टाइम के बाद में एक ऐसा इमेज बन गया ब्रिटिशर्स का 1857 तक आते आते कि लोगों ने बोला कि ये तो हमें लूट रहे हैं और ये सब हमारे दुश्मन हैं। और 1857 के टाइम ये चीजें धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं कि 1857 में अचानक से हुआ, वो तो ये बैटल ऑफ प्लासी 1757 के बाद से ही रहा, लेकिन उस वक्त ये स्पीड धीमी थी। कभी कोई रिवोल्ट होता, कभी आदिवासियों से ब्रिटिश का झगड़ा हो जाता फॉरेस्ट को लेकर के, तो ये अपनी फोर्स ले जाते उनको दबाने। बहुत जगह हमने पढ़ा है ना कि आदिवासियों के साथ ये यही करते थे, उनकी जमीन से भगा देते थे, उनकी जमीन पे कब्जा कर लेते थे, फिर आदिवासियों को मजबूर करते थे कि तुम नई जमीन पे रहो और वहां हमारे लिए खेती करो, इंडिगो उगाओ। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ये सब तो वो बहुत करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये चीज लोगों के अंदर इतनी भर गई कि मई 1857 यानी 1857 में मई के महीने में एक बहुत बड़ा रिबेलियन हुआ, यानी बहुत बड़ा विद्रोह किया इंडियंस ने, और उसका नाम है 1857 का रिवोल्ट। इस ये मई के महीने से शुरू हुआ था 10 मई को, और ये रिवोल्ट धीरे बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि ऑल्दो हम इस रिवोल्ट में फेल हो गए, हम सक्सेसफुल नहीं हो सके उनको भगाने में, लेकिन फिर भी इस रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। यानी इंडिया ने पहली बार आजाद होने की कोशिश अगर की है कभी, फर्स्ट टाइम, तो वो कब की है? जब से ब्रिटिशर्स आए हैं तब से इंडिया ने पहली बार अगर उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कभी की है तो वो उन्होंने इसी रिवोल्ट में की है 1857। और उसके बाद से तो ये चीजें बढ़ती गई, फिर कांग्रेस बन गई, फिर महात्मा गांधी आ गए और फिर हम आजाद हुए। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई आजादी की? आजादी की शुरुआत हुई है 1857 के रिवोल्ट से। अब देखते हैं क्या हुआ। अब 1857 के रिवोल्ट में सबसे पहले जो आगे आए वो थे सिपॉई। कौन थे? सिपॉई। एक्चुअली 1857 का रिवोल्ट सारे सेक्शंस आ गए, जैसे बाद में पीजेंट लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया, लॉर्ड लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन शुरुआत किसने किया? मंगल पांडे। याद मुझे, मंगल पांडे का नाम तो सुना? अरे बच्चों बताते नहीं हो, मंगल पांडे का नाम कभी सुना है? मूवी आई, देखी? नो मैम। मंगल पांडे, आमिर खान ने एक मूवी में रोल किया है, मंगल पांडे मंगल पांडे मंगल, मूवी का गाना भी। चलो एनीवे, तो हुआ क्या कि सिपॉइज ने शुरुआत की, सिपाही लोगों ने शुरुआत की। तो हुआ ये कि इंग्लैंड में नई राइफल आई थी, उस राइफल का नाम था इनफील्ड राइफल। ये भड़की कहाँ से आ गई? एक नई राइफल आई, राइफल का नाम था इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल में ऐसी हवा फैल गई, ऐसी अफवाह फैल गई कि इस राइफल में जो कारतूस होता था वो काट के डाला था लोड करने के लिए, और कारतूस के पीछे लगी थी सुअर की चर्बी, यानी पिग फैट। अब हिंदू लोग कभी पिग फैट छू सकते हैं? उनके धर्म के अगेंस्ट है। तो मंगल और आगे लगा है पांडे, समझ रहे हो? तो मंगल पांडे और उनके जो सिपाही हैं उन्होंने ये करने से एकदम मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम कारतूस चबा करके नहीं डालेंगे इनफील्ड राइफल में, हम आपका ये जो राइफल है इसको हम यूज नहीं करेंगे बिल्कुल। अब ये जब बात हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो मेरठ में ये बात हुई, तो लोगों ने क्या हुआ, मंगल पांडे सहित जो बहुत सारे सिपाही हैं उनको जेल में डाला। तो ये देखो कहानी मेरठ से। 29 मार्च को एक यंग सोल्जर था, उसका नाम था मंगल पांडे। ये है मंगल पांडे का स्टैम्प और ये है उनके नाम का स्टैम्प। उनको फांसी पे चढ़ाया गया। क्यों फांसी पे चढ़ाया गया? फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बैरकपुर। मेरठ के पास एक जगह है बैरकपुर, बैरकपुर में सारे सोल्जर्स की ट्रेनिंग कर रहे थे। उसमें ही एक आदमी था, उसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने जब कारतूस में लोड करने से मना किया तो ब्रिटिश ऑफिसर ने उनको धमकी दी, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें फांसी लगा देंगे। तो उन्होंने बैरकपुर में अपने ही ऑफिसर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, और इसके रिजल्ट के चलते मंगल पांडे को फांसी लगी 29 मार्च 1857। उनकी फांसी से परेशान बाकी जो सोल्जर्स थे उनको इतनी गुस्सा आई कि जो नए कार्टेज समझ तो कारतूस, नए कारतूस हैं और
उसमें एक तो फैट ऑफ काउ एंड पिग लगा हुआ है, उसमें जो चर्बी लगी है कारतूस के ऊपर वो पिग और काउस की है, और उनको हमें लोड करने से अगर हमने मना किया तो इसमें गलत क्या किया, और उसका रिजल्ट ये किया आपने कि आपने एक आदमी को फांसी दे दी। तो उसका विद्रोह यानी उसके अगेंस्ट 85 जो सिपाहीज हैं उनको डिसमिस कर दिया गया सर्विस से, और उनको 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया फॉर डिसोबेइंग देयर ऑफिसर्स। यानी मंगल पांडे को तो फांसी लगा दी, और बाकी लोग जिन्हें पिग फैट, जिन्होंने मना किया कि हम ये कारतूस नहीं चलाएंगे, उनके साथ क्या किया, उनको जेल भेज दिया, उनको सर्विस से निकाल दिया, तो उनको जॉब से निकाल दिया, और दूसरा उनको जेल भेज दिया कितने सालों के लिए, 10 साल के लिए। और ये सब जो हुआ वो हुआ 9 मई 1857, 9 मई 1857 को ये हुआ। अब जब इतना कुछ हो गया तो मंगल पांडे की एक तो फांसी, दूसरा 85 जो लोग हैं उनको बंद कर दिया। तो जब इतना सब कुछ हो गया तो 10 मई यानी अगले ही दिन कुछ सोल्जर्स थे वो मेरठ की जेल की तरफ चल दिए, और उन्होंने जो भी सिपाहियों को मेरठ में बंद किया गया था उनको छुड़ा लिया। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल किया, वहीं पर जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने बंद किया था उनको मार डाला उन्होंने, और उनसे अटैक किया। उन्होंने फिर वहां पर उसी छान कैंटोनमेंट, मतलब अभी भी कैंट एरिया जानते हैं ना, वहां पर सरकार का सब सामान होता है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन होते हैं, तो वहां उन्होंने सिपाहीज को तो बाहर निकाला ही, जितनी भी गन्स और जितने हथियार थे ब्रिटिशर्स के वो सब भी उन्होंने वहां से ले लिए, और वहां की पूरी बिल्डिंग को उन्होंने आग, और ब्रिटिशर्स की प्रॉपर्टीज को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, और वही डिक्लेयर किया एक वॉर। बोले तुम सब फिरंगी हो और तुम्हें यहाँ से भगाते ही रहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चर्बी वाला कारतूस हमको देने की। वेट करो एक मिनट। खुशी लेट हो गया आज आप बेटा? यस मैम, मैंने दूसरी बार मैसेज देखा नहीं ग्रुप पे, तो वो मेरे को लगा 6 o'clock है। सो व्हाट हैपेंड 9 मई को जब ये सब हुआ कि 85 सोल्जर्स को बोला डिसमिस कर दिया, सर्विस से हटा दिया, क्योंकि मंगल पांडे पहला आदमी था जिन्होंने पहले सिपाही थे जिन्होंने कारतूस, यानी जो कारतूस होता है बंदूक, बड़ी दुनाली देखी बड़ी वाली, उसमें जो कारतूस होता है उसको उन्होंने काट के भरलोड करने से इनकार किया था। तो उनको, और फिर जब वो बात नहीं माने, क्योंकि बार बार उनके ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि नहीं तुम्हें ऐसे ही चलना पड़ेगा, तो हमारी आर्मी में हो तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा, तो उन्होंने अटैक कर दिया ऑफिसर के ऊपर। तो उनके परिणाम के स्वरूप यानी उनके रिजल्ट के चलते मंगल पांडे को तो मार्च में ही फांसी होगी, लेकिन मंगल पांडे की फांसी से बाकी लोगों को बहुत गुस्सा आया। तो मेरठ में जो एरिया है छावनी है, वहां पर सिपाहियों ने, और सिपाही 85 और सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम भी नहीं इस कार्ट्रिज को यूज करेंगे, तो उनको डिसमिस कर दिया गया और उनको 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जब ये हुआ तो 10 मई को कुछ बचे हुए सोल्जर्स थे मेरठ छावनी में, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने वो भी जेल में चले गए, मेरठ की जिस जेल में उन सिपाहियों को बंद किया गया था, उन्होंने जेल को तोड़ा, ऑफिसर्स को मार डाला, आग लगा दी, हथियार लूट लिए, और वहां से वो निकल। तो ये शुरुआत है, यानी तुरंत अभी होता ना कि भाई बोलो मैं आपसे बहुत परेशान हूँ, तो बोले भाई परेशान तो 5 साल से हो, तो अभी क्यों ये रिएक्शन दिया, बोला अभी इसलिए रिएक्शन दिया क्योंकि तुम मुझे थप्पड़ मारा। तो ये वही बात है कि अंग्रेजों से हम परेशान तो 100 सालों से, लेकिन अभी के अभी हमें अचानक से गुस्सा आया, किसकी वजह से, ये नई राइफल और नए इनके पिग फैट वाले कारतूस की वजह से। तो जब पिग फैट वाले इन्होंने हमको कार्ट्रिजेस दिए, कार्ट्रिज हिंदी में कारतूस होता है, गोल गोल देखा ना, बड़ा सा बुलेट बोलते हैं इसको, तो पिस्टल में तो बुलेट पड़ता है, राइफल में पड़ता है कार्ट्रिज, अरे समझ पा रहे हो? यस मैम। और मशीन गन में पड़ती है मैगजीन, अरे पता है ना, लड़कों को मैम इतना नहीं पता। मैम बड़ी वाली मशीन गन होती है उसमें मैगजीन पड़ती है, उसमें छर्रे होते हैं। यस मैम, वो रोल होता है, बहुत रोल बड़ा होते रहते हैं। और वैसे ही जो सिंगल वो होता है ना रिवॉल्वर, उसमें पड़ती है बुलेट, और वैसे ही जो बड़ी वाली होती है ना उसमें पड़ता है कार्ट्रिज, पता है ना? तो उस वक्त Yes, कार्ट्रिज चलती थी, उसको बाइट ऑफ करके लोड करना होता था, उसकी बात है, क्योंकि भाई सिपाही है तो उसको बंदूक तो यूज करनी होगी। मैम, अब तो उसमें टाइम लगता होगा ना बाइट ऑफ करके हाँ उसको टाइम लगता है, में। प्लस बाइट ऑफ कैसे करेगा,
आदमी जब पता है कि उसमें पिग फैट लगा हुआ है और हमारे धर्म में पिग को तो हम टच भी नहीं करते हैं, पिग फैट को मुंह से काटना तो बहुत बड़ी बात है, तो को भी नहीं करेंगे, And ठीक we है। worship cows. करेक्ट, और वी वर्शिप काउज, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मुस्लिम्स के लिए पिग को सेक्रेड माना जाता है, तो वो पिग को सेक्रेड मानते हैं इसलिए वो नहीं बाइट ऑफ कर रहे थे, और इंडियंस काउज को सेक्रेड मानते हैं इसलिए वो नहीं कर रहे थे। तो जब ये हुआ तो वॉर डिक्लेयर कर दिया 10 मई को, वो लोग छुड़ा लाए 85 से फौज को, और उन्होंने बोला कि तुम सब फिरंगी हो। फिरंगी इज अ वर्ड यूज फॉर फॉरेनर्स, करेक्ट। फिरंगी किसे बोलते हैं? जो फॉरेन लैंड से आए। तो अंग्रेजों को फिरंगी क्यों बोलते थे? क्योंकि वो फॉरेन लैंड से थे। तो उन्होंने बोला कि तुम सब फिरंगीज हो, तुम्हारे अगेंस्ट हम वॉर करेंगे। और ये बोलते हुए सोल्जर्स मेरठ से निकलते कहाँ चल दिए? दिल्ली की तरफ, ठीक है। सोल्जर मेरठ से चले, और मेरठ से चलते चलते सोल्जर्स दिल्ली आ गए, और दिल्ली आकर के उन्होंने किससे कहाँ खड़े हो गए? बहादुर शाह जफर के घर के आगे। अब बहादुर शाह जफर जो है वो कौन है बेटा? लास्ट मुगल किंग, याद है? जब ट्रीटी ऑफ बक्सर के बाद जब डिसाइड किया था ब्रिटिशर्स ने कि बहादुर शाह जफर जो होंगे, लॉर्ड डलहौजी ने बोला था कि बहादुर शाह जफर जो होंगे वो लास्ट किंग होंगे, उनके अलावा यस कोई मैम, किंग नहीं बनेगी। तो वो हम लास्ट, उनको रेड फोर्ट से भी हटा दिया था ना, उन्हें उनको रेड रेड फोर्ट से। फोर्ट से भी हटा दिया था, उनको पेंशन दे दी, तो वो लास्ट किंग हो गए थे। तो जब उन्होंने, और उनकी किंगशिप खत्म होने वाली थी, मतलब बहादुर शाह जफर के मरते ही उनके बच्चों को किंगडम नहीं मिलती, क्योंकि इंडिया में किंग खत्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। और उन्होंने बोला बहादुर शाह जफर लास्ट किंग है, तो सिंस वही लास्ट किंग थे तो सारे सिपाही चले गए बहादुर शाह जफर के पास। उन्होंने बोला देखिए सर, मुगल्स तो यहाँ पर 400-500 सालों से रूल कर रहे हैं, और हम आपको ही अपना किंग मानते हैं। हमें ब्रिटिशर्स के तो हम गुलाम हैं, आप हमारे असली किंग हैं, आप हमारे लीडर बनिए, और हम इन तिरंगों को यहाँ से भगाना चाहते हैं। क्योंकि एक तो ये हर चीज में सारे सबको ये परेशान कर रहे हैं, बॉयज को ये पैसा नहीं देते हैं, पीजेंट्स की हालत उन्होंने खराब कर रखी है, और अब तो ये सती वती भी रोकते हैं, हमारे कल्चर में भी इंटरफेयर करते हैं। और दूसरा, अब तो उन्होंने ऐसी कार्टून जैसी कारतूस लेके आए हैं जिसमें पिग फैट है, तो हम इन्हें यहाँ से भगाना चाहते हैं, हमारे लिए फिरंगी है, आप हमारे लीडर बनिए। हाँ बताओ कुछ। मैम आपने बताया जो ब्रिटिशर्स इन्होंने बहुत साल रूल करा, तो जो बहादुर शाह जफर है वो 400-500 ईयर्स तक अलाइव थे? ना बहादुर शाह जफर 500 ईयर तक, अकबर के पोते के पोते के पोते होंगे बहादुर शाह जफर, तो उनकी मुगल्स ने रूल किया है। तो मुगल्स को ही तो हम मानते हैं ना किंग इंडिया में, क्योंकि भाई एंशियंट इंडिया में तो कितने 4-5 किंग हुए हैं, हर्षा, अशोका, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, नाम सुना होगा। मिडेवल इंडिया में तो 2 ही 3 किंग हुए हैं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशियंट यानी पुरानी, मिडेवल यानी बीच की, और मॉडर्न मतलब अभी की। तो मॉडर्न इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, कोई किंग नहीं है, केवल प्राइम मिनिस्टर होता है। मेडिवल इंडिया में जो लोग किंग बने हैं वो कौन है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, है ना। यस मैम। तो ये इनकी बात चल रही है। तो मुगल्स वर दी ओनली फोर्स मेडावल इंडिया में जिन्होंने इंडिया को एज अ किंग रूल किया है, पूरे इंडिया को एज अ किंग रूल किया है। तो इसीलिए जो सैनिक, अब सैनिकों को भी तो कोई चाहिए ना अपना लीडर, सैनिक कहाँ जाए? तो सैनिकों ने देखा कि भाई ब्रिटिशर्स के आने से पहले कौन रूल कर रहा था इंडिया को, तो याद आया कि जहांगीर से ही तो ले गए थे फरमान, थॉमस, याद आया सेकंड चैप्टर में, किंग जहांगीर से ही ले गए थे फरमान। तो अब जहांगीर के बच्चे का बच्चा है बहादुर शाह जफर, तो उसको उन्होंने बोला कि सर देखिए, आपकी डायनेस्टी इंडिया में रूल करते चली आ रही है, आपके टाइम पे हम लोग इतने दुखी नहीं थे, ब्रिटिशर्स ने हमारा दिमाग खराब किया हुआ, आप हमारे किंग बनिए, आप हमारे लीडर बनिए, हम इन्हें यहाँ से भगाएंगे और आपको ही हम अपना किंग बनाएंगे जब ये लोग भाग जाएंगे। अब बहादुर शाह जफर ऑल्दो बहुत वीक हो गए थे उस वक्त तक, क्योंकि मुगल डायनेस्टी हमें पड़ी है ना, तो पूरी तरह खत्म हो गई थी, उनके पास अब उतनी पावर भी नहीं बचा था, ना उतना पैसा था, और ब्रिटिशर्स ने तो आर्मी वार्मी रख के उनको काफी कमजोर भी किया हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि मुगल्स अब उतने स्ट्रांग नहीं थे जितने स्ट्रांग मुगल अकबर के टाइम पे थे, उतने थोड़ी ना स्ट्रांग है। बहादुर शाह जफर को तो खुद पेंशन पे रहता है, और उसको पेंशन कौन देता है? ब्रिटिशर्स ही उसको भी पेंशन देते हैं, क्योंकि पूरा इंडिया तो ब्रिटिशर्स ने ही कब्जा कर लिया है। लेकिन बहादुर शाह जफर लोगों की सेंटीमेंट, उनके इमोशंस को हर्ट नहीं करता है। ऑल्दो वो बहुत बूढ़े भी हो गए थे, लेकिन लोगों में इतनी उत्साह देख करके, इतना देख के कि नहीं ये छुटकारा चाहते हैं इन लोगों से, इन लोगों ने बहुत परेशान किया हुआ है लोगों को, तो बहादुर शाह जफर इन चीजों के लिए रेडी हो गए। लेकिन सिर्फ इमोशन से थोड़ी ना कुछ होता है। बहादुर शाह जफर एक तो ना तो स्ट्रॉन्ग लीडर थे, ना तो वो यंग थे, ना तो उनके पास कोई प्लान था। कोई प्लान था नहीं था, अचानक कोई दरवाजे पे आके खड़ा हो जाए हमारे लीडर बनो, तो बन जाओगे क्या? तो बहादुर शाह जफर ऑल्दो उनकी बात मान गए, लेकिन बहादुर शाह जफर के पास ना तो फोर्स थी, ना तो पैसा था, ना तो प्लान था,
ना तो वो इतने अब यंग थे कि वो दिमाग लगा सकते थे, बूढ़े हो गए थे एक तरह से, तो वो खुद वीक थे। तो ऑल्दो उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, उससे नुकसान ही हुआ लॉन्ग रन में, क्योंकि हमारे रिवोल्ट में कोई लीडर एक्चुअली में था नहीं, क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे। हाँ खुश। नो मैम, कोई डाउट नहीं था इससे। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स 10 मई को सिपाही जो है, मैंने अभी भी बताया 10 मई को सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ चले। धीरे सुबह सुबह वो दिल्ली आ गए। ठीक है, मेरठ से दिल्ली ज्यादा दूर नहीं। एज ऑफ देयर अराइवल रेजिमेंट स्टेशनरी आल्सो रोज इन। और जैसे ही दिल्ली के सैनिकों को ये पता चला कि मेरठ से जेल तोड़ करके सैनिक आ गए और अब अंग्रेजों को भगाने वाले हैं, तो दिल्ली के सैनिकों ने भी सेम चीज की। उन्होंने भी, क्योंकि सैनिक जैसे रिक्शे वाला रिक्शे के साथ खड़ा रहता है कि नहीं, ऑटो वाला ऑटो वाले का सपोर्ट करता है, कुली कुली का सपोर्ट करता है, वैसे ही सैनिक सैनिक का सपोर्ट करता है, डॉक्टर्स डॉक्टर्स का, नर्स नर्स का, टीचर्स टीचर्स का, हमेशा ऐसी है। तो एसोसिएशन में क्या, तो दिल्ली के जो सैनिक थे, यानी दिल्ली रेजिमेंट के जो सैनिक थे, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के अगेंस्ट, और वो भी उनके साथ में आ गए। धीरे धीरे ये न्यूज चारों तरफ फैलने लगी कि मेरठ से कुछ सैनिक आए हैं और वो बहादुर शाह जफर से बातें कर रहे हैं, उनको अपना किंग मान रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ। दिल्ली में ये चीज और फैल गई। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ऑफिसर को पकड़ पकड़ मारा जाने लगा। पूरी दिल्ली में जहां भी अंग्रेज दिखते उनको मारा जाता पकड़ के, उनको और उनको वहां से भगाया जाता, उनके घरों में आग लगा दी। और सोल्जर्स जो है वो धीरे धीरे, और रेड फोर्ट क्या है, रेड फोर्ट आज की डेट में तो रेड फोर्ट हमारे यहाँ केवल झंडा फहराने के काम आता है और एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है। लेकिन उस वक्त रेड फोर्ट जो था वो पावर का सिंबल था। क्यों? क्योंकि रेड फोर्ट में रहता था किंग, ऑल्दो अब नहीं रहता था, लेकिन उसका ऑफिशियल जो रेजिडेंस था वो तो रेड फोर्ट ही था। वो तो अंग्रेजों ने उसको हटा दिया था रेड फोर्ट से। रेड फोर्ट के आगे सारे लोग इकट्ठा हो गए, और जहां पर बादशाह रहता था तो वहां पर सब लोग इकट्ठा हो गए। और उन्होंने बोला कि रेड फोर्ट का काफी सारा एरिया अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, बट रेड फोर्ट का कुछ एक एरिया में बादशाह जफर है। तो उन्होंने बोला कि भाई जफर साहब को बाहर निकालो, हमें इनसे बात करें। एम्परर जो है वो बहुत बूढ़े थे, और उनका ही वाज नॉट क्वाइट विलिंग टू he was not quite willing to challenge the mighty British power. बहादुर शाह जफर ऑल्दो इतने कमजोर थे, उन्हें पता था कि वो कोशिश करेंगे तो भी ब्रिटिशर्स को इंडिया से नहीं निकाल पाएंगे, तो वो एक चीज आनाकानी कर रहे थे। ही वाज नॉट विलिंग कि मैं इतनी बड़ी ब्रिटिश पावर को बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी चीज के चैलेंज कर दूं। ना तो सोल्जर्स है, ना प्लान है, ना हथियार है, ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना तो पता भी है इंडिया में कौन कौन है हमारे साथ, कौन कौन हमारे अगेंस्ट है। लेकिन सोल्जर्स परसिस्टेड, लेकिन सोल्जर्स जो है वो मैम तो उन्होंने पहली जगह में हाँ ही क्यों किया? हाँ इसलिए क्या, क्योंकि आगे लिखा हुआ है बट द सोल्जर्स परसिस्टेड, सोल्जर्स ने हार नहीं मानी, वो अड़े रहे। वो कह रहे थे हम जाएंगे नहीं जब तक बहादुर शाह जफर ये नहीं मान लेते कि वो हमारे किंग है, और हमें ब्रिटिशर्स पे, अब हमें ब्रिटिशर्स के का गुलाम अब हमें बनना ही नहीं। ये बोला कि नाउ वी वांट टू गेट देम आउट, हमें इन्हें यहाँ से बाहर निकालना है। दे फोर्स्ड देयर वे इनटू द पैलेस, और वो जबरदस्ती पैलेस के अंदर घुस गए। बहादुर शाह जफर जबरदस्ती उनके पैलेस के अंदर वो घुस गए जब जफर बाहर मिलने नहीं आए, और पैलेस के अंदर घुस करके जबरदस्ती उनको अपना किंग बना दिया। मैं बोला नहीं आप ही हमारे किंग हो, आप चाहो या ना चाहो। द एजिंग एम्पर मतलब वो बूढ़े हो गए थे, अब बहादुर शाह जफर के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा था। द एजिंग एम्पर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। अब बहादुर शाह जफर इतने सारे लोगों को ना नहीं कर सके जब वो जबरदस्ती उनके पैलेस में घुस गए, और उन्हें उनकी डिमांड को मानना ही पड़ा। फिर क्या हुआ, क्योंकि अथॉरिटी भाई कहने से क्या होता है, फिर बहादुर जफर ने जब मान लिया तो उनको क्या करना पड़ा। सोल्जर्स चाहते थे हमारा कोई तो लीडर बने जो बाकी लीडर से बात करे। ही रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री। फिर बहादुर शाह जफर ने बाकी सारे रूलर्स, यानी कंट्री के बाकी सारे रूलर्स को उन्होंने चिट्ठी लिखी, और फिर उन्होंने फॉरवर्ड किया उस चिट्ठी, और उन्होंने बोला कि हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि सारे इंडियन स्टेट्स को मिल जाना चाहिए और ब्रिटिशर से फाइट करनी चाहिए। यानी शुरुआत सैनिकों ने की, लेकिन उन्होंने बहादुर शाह जफर को जबरदस्ती कन्विंस किया, और उन्होंने बोला कि हम, आप देखिए आप हमारे लीडर हैं, आप बाकी झांसी से रानी लक्ष्मीबाई को बोलिए, तात्या टोपे को बोलिए, मराठा से बात कीजिए, मैसूर वालों से बात कीजिए, समझ गए, सबसे बात करिए, और बात करके आप एक कंबाइंड फोर्स बनाइए और ब्रिटिशर को यहाँ से भगाइए। द सिंगल स्टेप टेकन बाय द बहादुर शाह जफर हैड ग्रेट इम्प्लिकेशंस। ऑल्दो हम जीते नहीं, लेकिन बहादुर शाह जफर ने एंड में इतना जज्बा दिखाया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहादुर शाह जफर के पास कोई भी उस वक्त कोई सपोर्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने सैनिकों की ये बात मानी, और उन्होंने लेटर लिखा सबको कि चलो हमारे साथ आ जाओ, हम इनको भगाते हैं।
मुगल डायनेस्टी हैड रूल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। मुगल जब से इंडिया में आए हैं तब से वो बहुत बड़े पोर्शन में इंडिया में रूल कर रहे थे। Most smaller rulers and chiefs controlled different territories on behalf of the Mughal ruler. Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territory. अब देखो इस वाले पूरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि बेटा जब मुगल्स रूल करते थे तो मुगल्स सेंटर दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहते थे। तो जो भी दूर वाले एरिया में जो भी यहाँ है यहाँ है यहाँ है, यहाँ पर लोकल राजा रूल करते थे। ऑल्दो वो मुगल्स को अपना किंग मानते थे, लेकिन जो लोकल एरिया हैदराबाद है, पूना है ना, यहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली रूल करते थे। यानी वहां के लोकल एरिया के लॉर्ड तो वही थे, पूरे इंडिया का किंग था मुगल, लेकिन मुगल लोग इतना दूसरों में इंटरफेयर नहीं करते थे। वो केवल ये चाहते थे कि आप रूल हमारे नेम के अंडर चलाओ, समझ गए? हमारा हम वो कुछ कहते थे उनको, जो ऐसे लोग कहते थे उनको कुछ कहते थे। एंड मैम वो मैम जो जैसे मुगल्स ऑटोनॉमस बोलते हैं, सबका नेक्स्ट भी कर लेते, वो दे देते वापस। करेक्ट। तो इस तरह का मुगल्स लोगों का जो स्टाइल था वो ये था कि आप हमारा नेम यूज करो। जैसे आपने देखा होगा जोधा अकबर अगर देखी हो तो ऋतिक रोशन जाता है ऐश्वर्या राय के बाप के पास में और कहता है कि आप हमें खुद की गद्दी खुद ही संभालिए, हम बस चाहते हैं कि आप हमारी सोवरेनिटी यानी हमारी प्रभुसत्ता एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ सर हम आप हमसे ऊपर हैं, बस इतना एक्सेप्ट कर लीजिए और बाकी आप अपनी किंगडम को अपने हिसाब से चलाइए। तो मुगल्स का ये कॉन्सेप्ट था। तो इसलिए जितने भी लॉर्ड लोग थे वो सारे लोग ये सोचने लगे कि अगर ब्रिटिशर्स तो दिन पर दिन सारे किंगडम्स को पूरा एनेक्स ही करते चले जा रहे हैं, एनेक्स मतलब कब्जा ही करते चले जा रहे हैं, अगर दोबारा से मुगल एम्परर आ जाएगा तो क्या पता हमें आजादी मिल जाए फिर से अपनी किंगडम को चलाने की। करेक्ट, क्योंकि ब्रिटिशर्स के चलते तो वो आजादी उन्हें नहीं मिल रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स वर टेकिंग अवे ऑल देयर पावर्स। किंग की सारी पावर वो ले रहे थे, ब्रिटिशर्स जितने भी लोकल किंग थे उनकी पावर ले लेते थे। लेकिन मुगल्स ने कभी किसी लोकल किंग की पावर नहीं, वो ये चाहते थे कि आप ये एक्सेप्ट करो कि आप हमारे अंडर रूल कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पर्सनल काम पे इंटरफेयर करना। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो तो रेजिडेंट भी बैठा देते थे दूसरे के कोर्ट में, कहते थे तुम आर्मी भी नहीं रखोगे, है ना, सब्सिडियरी अलायंस में, कि तुम हमारा रेजिडेंट रहेगा तुम्हारी कोर्ट में जो हमको रिपोर्ट देगा कि तुम कैसे काम कर रहे हो, प्लस तुम अपनी आर्मी भी नहीं रख सकते। The British had not expected this to happen. ब्रिटिशर्स ने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ इंडिया में हो भी सकता है। They thought the disturbance caused by the issue of the cartridges would die. उनको ऐसा लगा कि एक छोटे से कारतूस को लेकर के जिसमें गाय की चर्बी है, सुअर की चर्बी है, कितना दिनों तक चलेगा ये हंगामा। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि जल्दी ये हंगामा बंद हो जाएगा, ये हंगामा लंबा नहीं जाएगा। लेकिन अब तो कुछ अलग ही होने लगा। किंग भी इकट्ठा हो गया बहादुर शाह जफर, और वो बाकी लोगों को चिट्ठी भी लिखने लगे और अब ब्रिटिशर्स भी डरने लगे। लेकिन बहादुर शाह जफर के जो डिसीजन है टू ब्लेस द रिबेलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन पॉलिटिकली। लेकिन बहादुर शाह जफर ने जब सपोर्ट कर दिया तो उन्होंने एक तरह से उसको लेजिटिमेट रूप दे दिया ना कि किसी किंग की लीडरशिप में ये हो रहा है। पहले तो लोगों को लगा कि चंद सिपाही हैं, फालतू बातें कर रहे हैं, कभी ना कभी चुप हो जाएंगे। लेकिन जब किंग अटैच हो गया तो नाम ही बहुत बड़ा था कि किंग की लीडरशिप में एक रिवोल्ट हो रहा है, यानी किंग है जो इंडिया का, जो ब्रिटिशर्स को बाहर निकालेगा। इस तरह की बातें फैलने लगी और धीरे धीरे लोगों को ये दिखने लगा कि सच में ये पॉसिबल है कि हम ब्रिटिशर को यहाँ से भगा दें और मुगल किंग को वापस लगा दें। और इस तरह से बहुत सारे लोगों को करेज मिली, होप मिला और कॉन्फिडेंस मिला। ठीक है, तो आज आपका एक क्वेश्चन है इमीडिएट कॉज, यानी तो इमीडिएट कॉज ऑफ 1857 पे आपको लिखना है। क्वेश्चन है मैम हाँ मैम आपने बोला कि मैम मुगल चाहते थे कि कैन यू रिपीट? इमीडिएट कॉज मतलब तुरंत तुरंत ऐसा क्या हुआ कि 1857 का रिवोल्ट हुआ। ये आपको मंगल पांडे और ये लिखना है मेरठ वाला इंसिडेंट। ठीक है मैम कार्टिलेज वाला होगा ना इसमें जब कार्टिलेज। तो immediate cause was the cartridge that was supposed to be made up of pig fat and cow fat. So the soldier named Mangal Pandey, he disobeyed the British authority to use those cartridge, and in result he was hanged. As a result, in Meerut 85 Sepoys, they also um, refused to use the Enfield rifle, and they were also prisoned for 10 years and they were dismissed from the service. ऐसे आपको करके पूरा लिखना है जो मैंने बताया कि क्या हुआ। That was the immediate cause. Then फिर आपको बंद कहाँ पे करना है कि जब soldiers बहादुर शाह जफर के पास पहुंच गए, then they officially started 1857 का revolt. So that was the immediate cause. तुरंत के तुरंत ऐसा कोई reason
जिसकी वजह से अचानक कोई दंगा होने लगता है, तो कार्ट्रिज, इनफील्ड राइफल, एक ऐसी इनफील्ड राइफल, राइफल का नाम है, हर राइफल का नाम होता है ना, जैसे हर जहाज का नाम होता यस मैम। है, एयर इंडिया, ये वो है ना, तो जैसे हम सबका नाम है, वैसे ही उस राइफल का नाम था नई न्यू इनफील्ड राइफल। उसमें जो कार्ट्रिज, जो कारतूस लगता था, दैट वाज मेड अप ऑफ बिग फैट एंड कंफर्ट। हाँ बेटा अक्षता। मैम आपने बोला जैसे मुगल आए और उन्होंने बोला कि आप अपना स्टेट रूल कर सकते हो और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप हमारे अंडर रूल करो। तो मैम जब दे फर्स्ट टाइम केम टू दिल्ली, तो दिल्ली तो ऐसा है नहीं खाली पड़ा था। मैम उन्होंने किल तो किया होगा ना, दे टुक ओवर दिल्ली द किसी स्टेट। किंग के अंडर नहीं था, मुगल्स ने सल्तनत, दिल्ली सल्तनत से उनको लिया है। नाम सुना है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन? यस मैम सुना है तो मैंने उस वक्त दिल्ली से। इंडिया में किंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, दिल्ली में सुल्तान हुआ करता था। महाराष्ट्र में तो पेशवाई चलती थी, मराठा किंग चलता था, है ना। हम तो और सुल्तान की भी तो पावर किंग से थोड़ी कम सुल्तान, कम हाँ, तो होती है। सुल्तान को तो उन्होंने बैटल में हराया था, बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया। लोदी के बाद आए ना मुगल्स। मुगल बेटा मुस्लिम्स का नाम नहीं है, मुगल एक डायनेस्टी है जो सबसे पहले देखो दिल्ली में, सबसे सबसे पहले देखो दिल्ली में, नॉर्मल बताती हूँ, हर्षा का नाम सुना, गुप्ता। तो यस मैम। एंशियंट इंडिया में पहले किंग हुआ करते थे, पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आए, करेक्ट, फिर हर्षा ने रूल किया। हर्षा के रूल करने के बाद नॉर्थ इंडिया में कोई बहुत बड़ा रूलर कभी हुआ नहीं। दिल्ली में चौहान ने फिर रूल किया है ना, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना, चौहान के टाइम पे दिल्ली में तोमार तोमार करके एक किंग थे, वो रूल करते थे। तो तोमार को हटा करके जो अफगानिस्तान की ट्राइब्स है वो रहने लगी वहां पे, जिसमें सबसे पहले खिलजी की शुरुआत हुई धीरे धीरे, है ना। खिलजी आया, फिर उल्तुतमिश आया, फिर उसके बाद तुगलक आया, है ना। तुगलक आने, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना होगा, 7th में पढ़ा होगा। फिर तुगलक के बाद लास्ट में लोदी। तो ये लोग कोई किंग नहीं थे, ये दिल्ली में ही रूल कर रहे थे। तो लास्ट में जो लोदी रूल कर रहा था, इब्राहिम लोदी को किसने हराया? बाबर ने। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत में हराया, तब बाबर को जाकर के मिला ये किंगडम दिल्ली का। फिर जब दिल्ली मिला उसको, तो उसने धीरे धीरे आसपास के एरियाज में कंट्रोल करना शुरू किया, राजपूताना उसको हराता, लेकिन उनको उनकी जागीर वापस कर देता, बोलता कि बस मेरी सोवरेंटी एक्सेप्ट कर लो। और ऐसे धीरे धीरे करते करते वो बाबर के बाद हुमायूं, तो अकबर तक आते आते पूरा मुगल स्टाइल। और वो, तो अकबर बिकेम द ग्रेटेस्ट किंग। बल्कि जो पहला फूट इंडिया में उसके बाबा ने रखा, अकबर के पापा हुमायूं, उन्होंने पापा बाबर। फिर अकबर के बाद तो नॉर्मल किंग सबको याद है, जहांगीर शाहजहां, है ना। तो जहांगीर शाहजहां से आगे चलते चलते फारूक सियार, और धीरे धीरे आगे आगे जाते जाते हम पहुंच जाते हैं बहादुर शाह जफर तक। ये उन्हीं के ही बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे ऐसे हैं। तो बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट किंग, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में पूरी तरह जब उन्होंने जमा लिया। क्योंकि जब वो नए नए आए थे तब तो उस वक्त जहांगीर था किंग, है कि नहीं। 200 सालों में सब कुछ चेंज हो गया। 1608 में जब ब्रिटिश पहली बार इंडिया आए, तो वो एज अ कंपनी ट्रेड करने थे कि हम आपके साथ केवल ट्रेड करेंगे। उस वक्त इंडिया में जहांगीर किंग था, किंग अकबर का बेटा। बट फिर 200 सालों में उनके बच्चे होते होते बात बहादुर शाह जफर तक आ गई। लेकिन धीरे धीरे मुगल्स और कमजोर होते गए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने चालाकी के साथ बाकी लोगों को आपस में लड़ाते गए, अपनी आर्मी बढ़ाते गए, और पावर किंग की कम करते गए। बैटल ऑफ यस मैम प्लासी में एंड भी द उन्होंने राइट यही किया, मूवमेंट बैटल ऑफ एट बक्सर में भी उन्होंने यही किया। तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स स्ट्रांग हो गए और मुगल्स वीक हो गए। तो जब मुगल्स इतने वीक हो गए कि उनको पता था कि मुगल्स इतना कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तब उन्होंने बोला कि बहादुर शाह जफर तो आखिरी किंग होगा, इसके बाद और किंग बनेगा ही नहीं है। तो उन्होंने धीरे धीरे करके ही मुगल्स को रास्ते से हटाया। अचानक नहीं, उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने चालाक थे। वो डिवाइड एंड रूल में बिलीव करते थे कि तुम दोनों आपस में लड़के खुद ही मिल जाओ, मुझे क्या जरूरत है आर्मी भेजने, है कि नहीं। मैं तो बैठे बैठे तमाशा देखूंगा, जब तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा तो मैं तो रूल करूंगा। ये तो वही बात है ना, खुशी और अक्षिता आपस में दूसरे के बाल नोच लो, मैं हंसूंगा कि ठीक है, दोनों ही गंजे हो जाएंगे तो फिर तो मेरे ही बाल बचेंगे। इस तरह की बात है, क्योंकि दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो एक दूसरे का नुकसान करेंगे। तो ब्रिटिशर्स वही करते रहते थे कि मुगल्स लोग कभी इनसे लड़ रहे होते थे, कभी नीचे उनका मराठा से वॉर चल रहा होता, सुना ना, शिवाजी का वॉर चल रहा था औरंगजेब से, तो सब आपस में लड़ रहे होते थे। और ब्रिटिशर्स देख रहे होते थे कौन बैठ के कि जब सब एक दूसरे को की तबाही मचा देंगे तो एंड में हम ही बचेंगे, तो हम पावरफुल हो जाएंगे। वही उन्होंने किया और एंड में वो पावरफुल हो गए। जब पावरफुल हो गए तो उन्होंने फिर अपनी हरकतें दिखाना शुरू करा, क्या तो सब्सिडरी अलायंस लगाएंगे, यानी किंग अपनी रूल नहीं रख सकता, फिर हम टॉकिंग ऑफ लैप्स भी लगाएंगे, यानी अगर आपका अपना बच्चा नहीं तो आपकी किंगडम मुझे मिल जाएगी। तो एक सोची समझी साजिश है उनकी कि धीरे धीरे करके सब कुछ इनसे ले लेंगे।
और जब मैम वो ऐसा, बहुत टाइम लगाकर सोच के आए होंगे तभी तो कि 200 इंडिया साल को लग गए ना कैसे बेटा, रूल करें। वरना एक वॉर में ही इंडिया जीत सकते थे ना। अगर उन्हें वॉर ही लड़ना होता, उन्हें वॉर नहीं लड़ना था, तभी तो 200 साल का समय दिया। 200 इयर्स में उन्होंने कंट्री को गुलाम बनाया, और 200 इयर्स फिर और उन्होंने, तो टेक्निकली 1608 में आए और 1947 में गए, 350 इयर्स के बाद गए, जिसमें 150-200 साल तो उन्होंने हमें पूरा कंट्रोल करने में लगाया, 200 साल बस पैसे लूट के गए वो, कि नहीं? तो उन्होंने बहुत टाइम लेकर के आराम से जब सब कुछ धीरे धीरे सब चीजों को खत्म करके अपने आप को एज अ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट करने लगे ना उनको। 150 साल उन्हें भी हो गए यहाँ रहते रहते, तो धीरे, अगर वो तुरंत लड़ाई करते और इंडिया जीत लेते तो लोग शायद उनको एक्सेप्ट नहीं करते कि आप तो फॉरेन से आए हैं, आप तो हमारे किंग नहीं है। लेकिन जब इतने सालों तक रह के धीरे धीरे, कुछ पहले लखनऊ कब्जा किया, फिर बनारस कब्जा किया, फिर मैसूर कब्जा किया, तो धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ गई। तो धीरे धीरे लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया किसको, ब्रिटिशर्स को। तभी तो ब्रिटिशर्स को माय लॉर्ड बोलते थे लोग, कितनी पुरानी मूवीज देखो, सब माय लॉर्ड ही बोल रहे होते हैं। अरे वो तो बाहर की कंपनी है, बाहर के लोग हैं, क्यों उनको माय लॉर्ड बोलते? क्योंकि इतने सालों तक उन्होंने हमारे ही किंग को हराया और हमें ही रूल करने लगे, तो एक तरह से वो हमारे रूलर बन गए कुछ टाइम के बाद। और फिर हमें उनकी हरकतें पहचानने में कि ये तो रूलर नहीं है, ये तो एक्चुअली हमें लूटने आए हैं, हमें पहचानने में बहुत टाइम लग गया। और पहली बार जब हमने ये बात पहचानी, तभी तो हम ये रिवोल्ट कर रहे हैं 1857 का, क्योंकि 1857 तक हम ये बात जान चुके हैं कि एक्चुअली अच्छों के भेष में बहुत बुरे लोग हैं, ये लोग हमारे साथ बुरा ही करेंगे, हमारा कल्चर बर्बाद कर देंगे, हमारे पैसे लूट लेंगे। तब पहली कोशिश सिपाहियों ने की इनको भगाने की, लेकिन इसमें भी हम हार जाएंगे, फिर हम फिर कोशिश करेंगे, करते करते 1947 में हम सफल हो जाएंगे और आजाद हो जाएंगे। समझ गए? क्रोनोलॉजी समझ आ गई? यस मैम। History is very interesting if you understand it. If you don't understand it, it is boring. फिर वो रटने के लिए रह जाती है। सब कुछ कनेक्टेड है, धीरे धीरे करके और आता रहेगा समझ में। तो आज का जो हमारा होमवर्क है वो ये है कि 1857 का इमीडिएट रीजन लिखना है कि क्या तुरंत हुआ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो बहुत सारे रीजन है ना, सब्सिडरी अलायंस से लेके बैटल ऑफ प्लासी से कुछ भी, तो क्योंकि लॉन्ग रन में तो ब्रिटिशर्स ने हर एक कम्युनिटी को परेशान किया, चाहे ट्राइबल हो, चाहे फार्मर हो, चाहे किंग हो, चाहे कॉमन मैन हो, टैक्स लगा लगा करके, है ना? और लेकिन इमीडिएट में हमें सिपॉइज वाला लिखना है, वो भी मंगल पांडे और ये वाला 10th मई का इंसिडेंट, ठीक है? ओके गाइस, सो ऑन दैट नोट, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। आई होप मैंने जो पढ़ाया तुम्हें समझ आया। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। Today night and tomorrow I'll not be available for obvious reasons. Festival का टाइम है, मैं थोड़ा बिजी चलूंगी, टेक्निकली मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला।